हेलो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, आप लोग कैसे हैं? आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे। आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त चल रही होगी। आपकी तैयारी को जबरदस्त बनाने के लिए हम आज से हम लोग जो है आपके एग्जामिनेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे चाहे तो किसी बोर्ड का एग्जाम हो या कंपटीशन का एग्जाम हो, इन सभी एग्जामिनेशनों में करंट से करंट से आपके भरमार सवाल पूछे जाते हैं और इस तरह से घुमा घुमा के सवालें होती है कि थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए आज हम लोग जो है आज से शुरुआत करते हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है करंट। और करंट को हम लोग आज से प्रारंभ करते हैं। जैसा कि जो हमारे नए मित्र हैं, जो भी हमारे नए दोस्त हैं, जो भी हमारे नए बंधु हैं, जो भी हमारे नए भाई हैं, जो आज वीआरसी के चैनल पर जुड़े हैं, सबसे पहले तो इसका जो है वंदन है, अभिनंदन है, हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपका इस वीआरसी चैनल की तरफ से। और यदि उसको ऐसा लग रहा होगा कि जी इससे पहले का टॉपिक आप बताए कि नहीं, तो बिल्कुल मेरे भाई, पहले का टॉपिक आपको बता दिया गया है, उसको आप जाकर वहां से देख ले, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगा। आज हम लोग करंट जानने वाले हैं बहुत मस्त तरीका से, जबरदस्त तरीका से। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं करंट के बारे में और सीखते हैं कि करंट से कैसे कैसे आपके सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं करंट के सवालों को। तो हम लोग करंट के सवालों में देखें तो ये रहा आपका करंट का पहला सवाल। पहला सवाल क्या है? तो पहला सवाल लिख रहा है कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है। अब विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है हम लोग देखें तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक अगर जो चर्चा करें तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा को आई से दर्शाते हैं और आई का फॉर्मूला Q/T लिखते हैं। इसी को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत विद्युत धारा। और इसको हम लोग आवेश कहते हैं, आवेश। और इसको हम लोग समय कहते हैं, यानी समय को T से, आवेश को Q से, विद्युत धारा को I से दर्शाते हैं। और यदि एसआई मात्रक की बात किया जाए तो एसआई मात्रक और बीमा की बहुत ही बेहतरीन क्लास आपको दे दिया गया है। आप वहां से एक बार देख लें, आपको बिल्कुल बेहतर तरीका से सारी की सारी बातें कपार में ना चल गई तो फिर जो है बोलना कि जी आप झूठ बोल रहे थे या जो है उलझा रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप एक बार देख लो, सारा के सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, आपको देखना पड़ेगा, कार्य के बिना एसआई मात्रक के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। और बहुत अच्छे अच्छे एग्जामिनेशन में एसआई मात्रक और बीमा से संबंधित सवाल तो भरमार रहता है। इसलिए आपको आज पढ़े, कल पढ़े, परसों पढ़े, तरसों पढ़े, आपको वह टॉपिक पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अभी समय है, कम से कम अभी जाके जान लो। चलो अब हम लोग जाने तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है और समय का एसआई मात्रक सेकंड, तो कूलम प्रति सेकंड होता है, कूलम प्रति सेकंड। तो कूलम प्रति सेकंड ही इसका एसआई मात्रक होता है। लेकिन हम यहां पर देखें तो कूलम प्रति सेकंड दिख ही नहीं रहा। अब क्या है कि जो इसमें जो है नन ऑफ दीज भी नहीं है, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो अब तो हम लोग बच गए। कैसे मारे हम लोग? तो बिल्कुल हम लोग मारेंगे, बिल्कुल इसको समझेंगे। ये जो कूलम प्रति सेकंड है ये एसआई मात्रक है। और विद्युत धारा के बारे में जो बताने वाला जो साइंटिस्ट था उनका नाम ही था एम्पियर, जिन्होंने बहुत बेहतर तरीका से समझाने का कोशिश किया और सफल भी हुए।
इसीलिए उनके मान सम्मान में विद्युत धारा का एसआई मात्रक हम लोग एम्पियर भी रखते हैं। क्या रखते हैं? एम्पियर। तो एम्पियर भी रखते हैं, तो एम्पियर होता है इसका एसआई मात्रक। अब कुछ मेरे भाई जो है वो कह रहा कि जी हम तो एमीटर देखे हैं, तो आप बहुत बड़ा कंफ्यूजन में है। एसआई मात्रक पूछा गया है, तो एसआई मात्रक कूलम प्रति सेकंड या एम्पियर ही हो सकते हैं। और बाकी जो एमीटर है ना, एमीटर से हम लोग मापते हैं, एमीटर से हम लोग मापते हैं। तो यदि विद्युत धारा की मापने की बात किया जाए तो हम लोग एमीटर से मापते हैं, और यदि वोल्ट की मापने की बात किया जाए तो हम लोग वोल्टमीटर से मापते हैं। तो इससे हम लोग वोल्टमीटर से मापते हैं। तो यदि आपके एग्जामिनेशन में रहे कि विभव किससे मापते हैं तो वोल्टमीटर से, और विद्युत धारा किससे मापते हैं तो एमीटर से, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक एम्पियर होता है, एसआई मात्रक एम्पियर। इस एक सवाल के वजह से आपको 3 सवाल आपको याद होना चाहिए। कैसे? कि सबसे पहले एसआई मात्रक इसका एम्पियर होना चाहिए, इसको हम लोग मापेंगे किससे? एमीटर से, और विभव को मापते हैं किससे? वोल्टमीटर से। लेकिन इस सवाल के अनुसार आपका ऑप्शन यही है कि एम्पियर होगा तो एम्पियर मारेंगे, और नहीं तो कूलम प्रति सेकंड होगा तो कूलम प्रति सेकंड मारेंगे, है ना। चलिए आगे आपका सवाल है कि विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र। विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। थोड़ा सा मन में गुनगुना जाओ, क्या होता है विभव का एसआई मात्रक? वोल्ट होता है ना। तो विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, और विभव को मापते हैं किससे? तो मापते हैं वोल्टमीटर से। मापते हैं किससे? वोल्टमीटर से। लेकिन पूछा जा रहा है एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक आपका वोल्ट ही होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखें। तब वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल है मेरे भाई, बहुत बेहतरीन सवाल है, और अच्छे अच्छे विद्यार्थियों का टावर हिल जाता है, कनेक्शन छोड़ देता है, आउट ऑफ रेंज लिखे लगता है, समझ में नहीं बातें आता है कि हम लोग करें क्या। लेकिन आप बेहतर करेंगे, हमें आप पर भरोसा है, आप पर विश्वास है, क्योंकि हमने बहुत बेहतर तरीका से आपको सींचा है, बहुत बेहतर तरीका से हम आपको बताते हैं, है ना। तो चलिए यहां पे लिखा है कि वोल्टमीटर को किस क्रम में मापते हैं, सॉरी किस क्रम में जोड़ते हैं। तो आज से दिमाग में सेट रखना मेरे भाई, अगर जो वोल्टमीटर को बात किया जाए, यदि वोल्टमीटर की बात किया जाए तो वोल्टमीटर को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में? समांतर क्रम में। और वोल्टमीटर से मापते हैं क्या? मापते हैं क्या? तो मापते हैं विभव, विभव या विभवांतर, विभव या क्या? विभवांतर। तो विभवांतर मापते हैं वोल्टमीटर से, और जोड़ते हैं किस क्रम में? समांतर क्रम। जोड़ते हैं किस क्रम में? समांतर क्रम में। और यदि हम लोग बात करें तो लगले एक और सवाल देख लें कि विद्युत धारा को, विद्युत धारा को हम लोग मापते हैं एमीटर से। मापते हैं किससे? एमीटर से। और एमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ते हैं किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो एमीटर को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, वोल्टमीटर को जोड़ते हैं समांतर क्रम में, और वोल्टमीटर से मापते हैं विभवांतर, और विद्युत धारा एमीटर से मापते हैं विद्युत धारा। लेकिन यदि आपसे कोई ऐसा सवाल कर दे कि इसको समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं, इसको श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं, तो यदि समांतर क्रम में पूछे कि क्यों जोड़ते हैं, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे जिगर के छल्लो, आप बोलना कि समांतर क्रम में इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि इसका प्रतिरोध जो है ना, प्रतिरोध अधिक होता है। प्रतिरोध क्या होता है? अधिक होता है। तो प्रतिरोध अधिक होने की वजह से हम लोग वोल्टमीटर को जोड़ते हैं समांतर क्रम में, और वोल्टमीटर से मापते हैं क्या? विभवांतर। और एमीटर को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। लेकिन यदि आपसे पूछते कि क्यों जोड़ते हैं, तो इसलिए कि इसका जो प्रतिरोध होता है ना, इसका जो प्रतिरोध होता है, इसका जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध
और प्रतिरोध मेरे भाई आप समझते होंगे, प्रतिरोध जो होता है वो कम होता है, कम होता है। तो प्रतिरोध कम होने की वजह से इसे हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, प्रतिरोध ज्यादा होने की वजह से इसे हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और इसके द्वारा मापते हैं विभवांतर, और इसके द्वारा मापते हैं विद्युत धारा। तो एकदम एक सवाल से 4-4, 5-5 सवालों को हमने आंसर जाना, एकदम बाय 1 गेट 5 फ्री। एक हिसाब को देखो 5 जो है सवाल मुफ्त में ले जाओ, और एकदम आपके कपार में लोड हो रहा होगा कि विभवांतर से क्या क्या कैसे कैसे जोड़ते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे कह रहा है कि वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ते हैं, तो मेरे भाई किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। तो बिल्कुल आप इसको समझ पा रहे होंगे। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, वाह बहुत लाजवाब सवाल है। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। अगर जो लंबा ज्यादा रहेगा, तार की लंबाई ज्यादा रहेगा, तो उससे रुकावट कम ज्यादा हो जाएगा, उससे रुकावट ज्यादा हो जाएगा। इसी का परिणाम आप लोग कभी कभी देखे होंगे कि जिसका बिजली के खंभे के पास नजदीक घर होता है ओकरा ही वोल्टेज अच्छा खासा रहता है, लेकिन जो टोका उका मार के ले जाता है कहीं, उसके यहाँ जाते जाते थोड़ा सा वोल्टेज में कमी पाई जाती है ना। तो लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। लेकिन मेरा सवाल कह रहा है कि प्रतिरोध निर्भर करता है, तो केवल निर्भर करता है, उसी को मार कर नहीं हटेंगे, एकदम इसको तह तक जाएंगे, ठीक है। कारण कि हो सकता है कि जो है आपको ये पूछ दे कि लंबाई बढ़ने से क्या होगा, तो जितने हैं ना चारों के आंसर के साथ जानेंगे, कारण के साथ जानेंगे, आप बिल्कुल व्याख्या के साथ जानेंगे, ताकि किसी भी तरह से सवाल ओलझोल करके टोल मटोल गोल करके पूछे, एकदम एकदम जो है रगड़ के मार के आएंगे, है ना। तो सबसे पहले कि बता दें कि चालक का प्रतिरोध लंबाई पर भी निर्भर करता है, ताप पर भी निर्भर करता है, और चालक के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। लेकिन इसमें से तो सब नहीं मार सकते हैं, तो आपका इस सवाल के अनुसार आंसर यह हो गया सभी। लेकिन अब हम लोग जान लें कि लंबाई बढ़ने से क्या होगा, क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होगा, और ताप बढ़ने से क्या होगा। तो मेरे भाई याद रखना कि यदि चालक की लंबाई बढ़ जाएगा, लंबाई बढ़ जाए, लंबाई बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो जैसे ही लंबाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। और यदि चालक के क्षेत्रफल घटा देंगे, चालक का क्षेत्रफल, चालक का क्षेत्रफल, चालक का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यदि आप घटा देंगे, घटा देंगे, चालक के क्षेत्रफल घटा देंगे, तब प्रतिरोध बढ़ जाएगा, प्रतिरोध प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और यदि क्षेत्रफल आप बढ़ा देंगे, बढ़ा देंगे, तब प्रतिरोध घट जाएगा, प्रतिरोध घट जाएगा। अर्थात कहने का मतलब कि किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है ना, वो लंबाई के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होता है। यानी क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध घटती है और लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। और ताप की बात करें तो ताप से याद रखना कि ताप यदि बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा, तो जो चालक रहेगा ना, जो चालक उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, फेरिक, आपको जो है एजी, सिल्वर, ये सब जो चीजें हैं अच्छे चालक है। और ये सब के यदि तार बने हुए हैं आपके घर में और इस चीज के तार आप लगाए हुए हैं, तो ज्यादा गर्म हो जाएगा ना, तो रुकावट बढ़ा देगा, और रुकावट बढ़ा देगा तो ज्यादा देर चलने के बाद फिर चलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यदि आप अर्धचालक की बात करें, अर्धचालक की बात करें, अर्धचालक, तो अर्धचालक का यदि तार है आपके पास और उसकी टेम्परेचर बढ़ गई है, तो बढ़ जाएगा ना,
तब प्रतिरोध घट जाएगा, प्रतिरोध घट जाएगा, प्रतिरोध घट जाएगा, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब अर्धचालक मतलब क्या, अर्धचालक मतलब सिलिकॉन और अर्धचालक का मतलब जर्मेनियम। तो यदि कोई इलेक्ट्रिक उपकरण आपके पास है और वो सिलिकॉन या जर्मेनियम का हो और यदि वह हीट हो गया है तो हीट होने पर प्रतिरोध और घट जाता है। यानी जितने बेहतर, जितने वो गर्म होता है उतने बेहतर काम करता है। लेकिन जो चालक होते हैं एल्युमिनियम, कॉपर, फेरिक, चांदी, ये सब जो चीजें होते हैं ना, जब ये गर्म होता है ना तो काम करने की क्षमता यार घटा लेती है। यही वजह है कि आजकल के जितने भी इलेक्ट्रिक डिवाइस बनाए जाते हैं उसमें ज्यादातर अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। आपके मोबाइल का एक छोटा सा चिप्स भी जो है ना वो सिलिकॉन का बना होता है। किस चीज का, सिलिकॉन का, क्योंकि गर्म होगा तो काम और बेहतर करेगा। और तो यदि ये सब चीजों का बना दिया जाए तो गर्म होने पर काम करना बंद कर देगा। और मोबाइल हो जाए, बोर्ड हो जाए, ये सब आधे घंटा पौन घंटा चलने वाली तो है नहीं, 4 घंटा 5 घंटा 10 घंटा लगातार चलने वाले उपकरण है। और यदि इसको बनाने में हम इन सब चीजों का उपयोग कर दें तो ज्यादा देरी चलने की वजह से यह अच्छा काम नहीं करेगा। तो उससे बचने के लिए आजकल जितने भी आपके उपकरण है वो सब अर्धचालक के बनाए जाते हैं, जिसका परिणाम कभी कभी आप देखे होंगे कि यदि आपके घर में लैपटॉप कंप्यूटर है और रात भर वो बंद है, उसको आप सुबह ऑन करते हैं तो ऑन होने में थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन आप दिन भर चलाए हैं आप फिर उसको बंद कर दीजिए और अचानक फिर उसको खोलिए, आपको जरूरत पड़ गया फिर उसको खोलिए, और जब दोबारा खोलेंगे ना तो तुरंत खुलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अब वह गर्म हो चुका है, और गर्म हो चुका है तो कार्य करने की क्षमता वह बढ़ा लिया है, कार्य करने की क्षमता बढ़ा लिया है, इसलिए उसमें टाइम नहीं लगता। कभी कभी आपने देखा होगा देहाती जुगाड़ के चिप्स वगैरह, आप चिप्स रखे हुए मेमोरी कार्ड और वह पानी में गिर गया, और जब मोबाइल में हम इंसर्ट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो वो काम ही नहीं कर रहा है, तो लोग उसको लेता है और ऐसे ऐसे रगड़ने लगता है। ये रगड़ने का क्या अर्थ है? ये रगड़ने का अर्थ है कि उसको गर्म कर रहा है। और जानते हैं कि अर्धचालक गर्म होने पर उसके कार्य करने की क्षमता यार बढ़ जाती है। ठीक है, कभी कभी जो होता है कुछ मुंहों में ले लेता है, अब कहे कि अगर लक्षण खराब है मुंह में लेवे करता है, ऐसा कोई बात नहीं है। मुंह में लेने के पीछे रीजन है कि जो वातावरण है उसकी टेम्परेचर ओकरा में आ सके, हमारे शरीर इतना कम से कम गर्म हो सके, और जब गर्म हो जाएगा तो फिर वो अच्छा काम करने लगता है। इसके पीछे रीजन यही है कि गर्म होने पर होता है। लेकिन यहाँ पर सवाल था कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो हमने बताया सभी पर निर्भर करता है, आप सभी मारेंगे। लेकिन हमने ये भी बताया कैसे कैसे बढ़ता है। लंबाई बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध बढ़ जाएंगे, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। प्रतिरोध क्या होगा? लंबाई बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, और क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, और क्षेत्रफल घटा बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध घट जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल एक सवाल में हमने 4 सवालों को देखा है ना, और अभी तक 4 सवाल आपके नजर में होगा कि ये 4 सवाल अभी तक बनाए हैं आप 10 मिनट में, लेकिन आप सही से समझ नहीं पा रहे हो। 4 नहीं, हमने 20 सवाल बनवा दिया, हमने 16 सवाल बनवाया है ना, लेकिन आप उसको समझेंगे तब ना। लिखा हुआ किसी चालक की लंबाई को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध हो जाएगा। वाह, बहुत बेहतर सवाल है। किसी चालक की लंबाई को आधा कर दिया जाए, चालक की लंबाई को आधा कर दिया जाए, बहुत बेहतर से समझना, एकदम बेहतर से समझना, नहीं तो पल्ले नहीं पड़ने वाले। जैसे अभी हमने बताया कि प्रतिरोध निर्भर करता है किस पर? तो चालक की लंबाई पर और चालक के क्षेत्रफल पर, चालक की लंबाई और चालक के क्षेत्रफल पर। और मान लेते हैं कि आपके पास कोई ऐसा एक तार है, ऐसा एक तार है जिसकी लंबाई L है, जिसकी लंबाई क्या है? L है, और क्षेत्रफल A है। क्षेत्रफल क्या है? A। इसका क्षेत्रफल A है और लंबाई L है, और आपने क्या किया? इसको खींच के दोगुना कर दिया, इसके खींच के दोगुना कर दिया, लंबाई को दोगुना कर दिया। तो जब लंबाई को दोगुना कर दिए तो जो क्षेत्रफल था वो तो आधा हो जाएगा, वो तो आधा हो जाएगा। अब कहेगा जी कैसे? तो जैसे सपोज मानो कि आप कभी गाड़ी साइकिल में आप रबर लगाते हैं,
और जब रबड़ को खींचते हैं तो उसकी मोटाई बढ़ जाती है कि घट जाती है? तो कहे कि जी बेहिचक घट जाता है। तो घटेगा कितना? तो जितना आप बढ़ाएंगे ना उसी के अनुपात में वो घटता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि चालक की लंबाई को आधा कर दिया जाए, यानी लंबाई को आधा कर दे। तो लंबाई आपका L था, तो लंबाई को आधा कर दिया जाए। लंबाई को कर दिया जाए क्या? तो लंबाई को कर दिया जाए L/2। चलो L/2 कर दिया, लंबाई को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध हो जाएगा, मतलब क्षेत्रफल को कोई वृद्धि नहीं किया है। तो लंबाई को जब आधा करेंगे, जब उस रबड़ को हम पकड़ के सिकुड़ाएंगे, जब उसको सिकुड़ाएंगे तो उसकी मोटाई धीरे धीरे बढ़ेगी ना। जैसे ये मार्कर है, इसको खींचे तो पतला हो जाएगा, और जब इसको दोनों देने से दबाएंगे तो धीरे धीरे बीच में तो मोटा होगा ना। तो यदि लंबाई को आधा कर दे, 4 फीट से 2 फीट कर दे, तो क्षेत्रफल 2 गुना हो जाएंगे। क्षेत्रफल कितना हो जाएंगे? तो क्षेत्रफल 2 गुना हो जाएगा। तो क्षेत्रफल 2 गुना हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे? 2 गुना। जैसे इसको पकड़ के हम दबाएंगे और दबा के आधा करेंगे, तो दबा के आधा करेंगे तो ऐसे हो जाएगा ना। जब ऐसे हो जाएगा इसका मतलब क्या होगा कि पहले 2L था और अब हो गया क्या? L। अब इसको L कर दिए, और पहले A/2 था लेकिन अब हो गया क्या? A। तो इसका मतलब कि इसके तुलना में 2 गुना ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे 2 गुना हो जाएगा। और जब 2 गुना हो जाएगा तो इसी को आप अस्थिर करेंगे तो हो जाएगा कि LA और गुना 1/2 पहले से इंतजार कर रहा था और 2 ऊपर से आ गया है, तो 2 और 2 कितना हो गया? तो कहे कि जी 1/4। और इतने दूर तक के प्रतिरोध कहते हैं, लेकिन प्रतिरोध में कितना से गुना हो गया? 1/4 से। तो प्रतिरोध में 1/4 से गुना हो जाएगा, यानी प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो 1/4 गुना हो जाएगा। प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 1/4। यदि मेरे भाई मेरे दोस्त किसी को समझ में ना आई हो तो फिर से इस क्लास को पीछे करके देख लेना क्या हम बता रहे हैं। फिर भी ना समझ में आए तो जो है आप कमेंट करना, उसको स्पेशल लेकर हम आएंगे और बता देंगे कैसे वो होता है। ठीक है, चलिए तो आगे के हिसाब चलते हैं। ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो हमने अभी बताया कि अर्धचालक की बात करेंगे तब प्रतिरोध उल्टा काम करता है। अगर जो अर्धचालक की ताप बढ़ा दिए, ताप बढ़ा दिया जाए तो जो प्रतिरोध है ना वो घट जाएगा। प्रतिरोध घट जाएगा, यानी गर्म होगा तो और बेहतर काम करेगा। और यदि ताप घटा दिया जाए तो प्रतिरोध क्या आ जाएंगे? बढ़ जाएंगे। प्रतिरोध बढ़ जाएंगे तो प्रतिरोध क्या आ जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो प्रतिरोध बढ़ जाएंगे यदि अर्धचालक का टेम्परेचर घटा देंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और यदि अर्धचालक का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? घट जाएगा। लेकिन अब यहां सवाल कह रहा है कि ताप बढ़ने पर क्या होगा? तो ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटेगा। अब प्रतिरोध घटेगा तो बेहतर काम करेगा, तो प्रतिरोध घट जाएगा। प्रतिरोध क्या जाएगा? घट जाएगा। लेकिन इस पर कभी कभी सवाल ऐसा पूछ देता है, कभी कभी ऐसा पूछ देगा कि परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप, अब परम शून्य ताप कितना डिग्री को कहते हैं? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहते हैं। और यदि परम शून्य ताप पर बात किया जाए, परम शून्य ताप पर, तो अर्धचालक जो है ना वो कुचालक जैसा व्यवहार करने लगता है, यानी लाइन को जा ही नहीं देता, पूरी करंट को रोक लेता है। जब एकदम मैक्सिमम ठंडा हो जाए और सेल्सियस पैमाने पर एक से नीचे टेम्परेचर संभव है ही नहीं। सेल्सियस पैमाने पर सबसे लो टेम्परेचर है -273.15 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए इसको परम शून्य ताप कहते हैं। एकदम शून्य है, एक से नीचे जाना ही संभव नहीं है सेल्सियस पैमाने पर। और अगर जो इतना टेम्परेचर पर अर्धचालक को ले जा दिया जाए तो चालक पहले था, अब बन जाएगा कौची? कुचालक के जैसा। लेकिन अति उच्च ताप पर बात किया जाए, अति उच्च ताप पर बात किया जाए तो अति उच्च ताप कहेंगे ना, अति उच्च,
तो अति उच्च कहेंगे तो यह अति चालक जैसा व्यवहार करने लगेगा। कैसा व्यवहार करने लगेगा? अति चालक जैसा। यानी जितने अच्छा ही गर्म होगा, जितना ही अच्छा गर्म होगा उतना ही बेहतर काम करेगा, और एकदम ठंडा आ जाएगा तो कुचालक बन जाएगा। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि अर्धचालक का प्रतिरोध ताप के साथ कैसा व्यवहार रखता है? तो ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घट जाएगा। प्रतिरोध क्या जाएगा? घट जाएगा। अब प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोध रुकावट, तभी तो बेहतर काम करेगा ना, है ना। चलो उसके बाद अगला सवाल, अगला है कार्बन प्रतिरोध में लाल वर्ण का वर्ण कोड क्या होता है? बहुत बेहतर सवाल है ये, लाल वर्ण का वर्ण कोड क्या होता है? तो ऐसे तो हम मार दे सकते हैं कि देखो ये होता है, लेकिन ऐसा नहीं छोड़ेंगे। इस लाल के बहाने पूरा लाल पीला हरा ब्लू सबको जानेंगे। अब कहेंगे जी कैसे? तो ऐसे, अरे कोई जरूरी नहीं है कि इस पर पूछ देवे, हो सके कि पीला के पूछ देवे, हो सके कि नारंगी के पूछ देवे। तो ऐसा जब बात करेगा तो थोड़ा सा मामला उलझेगा। तो चलिए उस बात को थोड़ा सा विषय से आगे ले चलते हैं, है ना। लाल के बहाने हम लोग कुछ और याद कर लेते हैं। अब क्या याद करेंगे? तो यदि हम लोग वर्णों की बात करें तो वर्ण और उसका वर्ण कोड और उसका गुणज और बात करें तो दक्षता, जिसको हम लोग सहनशीलता ही बोलते हैं, सहनशीलता। एक सवाल के बहाने हम लोग इतने अच्छे से इसको जान जाएंगे कि लाल के छोड़ के कोई और रंग आएगा ना तो आप मुस्कुराते हुए मारेंगे। ठीक है, चलो अब वर्ण की बात करें तो वर्ण में हम लोग चलते हैं। सबसे पहले चल दिया ब्लैक, और ब्लैक का वर्ण कोड 0 होता है, और इसका गुणज 10 के पावर 0 होता है, 10 के पावर 0। और यदि हम लोग बात करें ब्राउन की तो ब्राउन का जो है वर्ण कोड 1 होता है और गुणज 10 के पावर 1 होता है। और यदि हम लोग बात करें रेड की तो रेड का 2 होता है और 10 के पावर 2 होता है। और बात करें हम लोग ऑरेंज की तो ऑरेंज का 3 होता है और 10 के पावर 3 होता है। इसका गुणज 10 के पावर 3 होता है, गुणज 10 के पावर 3 होता है। और यदि हम लोग येलो की बात करें, येलो तो 4 होता है और इसका 10 के पावर 4 होता है। और यदि हम लोग ग्रीन की बात करें, ग्रीन तो इसका 5 होता है और 10 के पावर 5 होता है। और यदि हम लोग ब्लू की बात करें, ब्लू तो इसका 6 होता है, 10 के पावर 6 होता है। और यदि हम लोग वायलेट की बात करें, बैगनी की बात करें तो 7 होता है, 10 के पावर 7 होता है। और यदि हम लोग ग्रे की बात करें, ग्रे तो इसका 8 होता है, 10 के पावर 8 होता है। और यदि हम लोग याद करें, यदि हम लोग चर्चा करें यदि हम लोग बात करें व्हाइट का तो इसका 9 होता है, 10 के पावर 9। और यदि हम लोग बात करें गोल्डन का, गोल्डन की बात करें, सही से समझना, गोल्डन की बात करें, गोल्डन तो गोल्डन के कोड आर यहां से मतलब नहीं है, यहां से याद रखना दक्षता प्लस माइनस 5%। उसके बाद सिल्वर की बात करें तो इसको याद रखना प्लस माइनस 10%। और यदि हम लोग कलरलेस की बात करें
कलरलेस रंगहीन की बात करें तो ये इसके याद रखना +-20%। ठीक है, तो हम लोग जो है यहां पर सवाल आपको देखे तो सवाल में आपको पूछा गया है क्या, तो सवाल में पूछा गया है कि लाल वर्ण का क्या होगा। तो लाल वर्ण के यदि वर्ण का वर्णकोड पूछे तो 2 मारेंगे, वर्णकोड पूछेगा तो क्या मारेंगे 2, तो वर्णकोड 2 होता है तो वर्णकोड तो 2 हो जाएगा, लेकिन यदि उसका गुणज पूछता तो 10 के पावर 2 रखते हैं। और इस लाइन से, इस सीरीज से आपके सवाल एग्जामिनेशन में नेसेसरी होता है और एकदम आपको कंठस्थ नहीं, एकदम ओठस्थ होना चाहिए, एकदम ओठवा पर नाचना चाहिए। जैसे ही बोले ऑरेंज का क्या होता है तो आपको याद होना चाहिए 3, जैसे ही बोले कि ग्रीन का क्या होता है तो याद रखना 5। लेकिन कहे कि जी इसको तो याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ये तो हमसे याद नहीं होगा। लेकिन याद नहीं कैसे होगा, आपका मित्र, आपका गुरु यहाँ पे अभी खड़ा है, एकदम कपार में इसको लोडे कर देगा। एक बार सही से सुन लो, कैसे याद करेंगे तो याद कर लेना क्या, तो ये दोनों जो बी है ना उसको एक साथ कर लो, इसको एक साथ कर लो, तो बी और बी, बी और बी, और ये तीनों को एक साथ कर लो तो ROY, और ये दोनों को एक साथ कर लो तो GRB, और फिर उसके बाद V के V रखो और यहां से ग्रे लिखो, ग्रे, और फिर उसके नीचे उजला, उजला, सोना, और फिर उसके बाद जो है चांदी, चांदी, और फिर उसके नीचे क्या था तो उसके नीचे कलरलेस है, कलरलेस, तो कलरलेस को रंगहीन कहेंगे, रंगहीन, रंगहीन। लेकिन एग्जामिनेशन में सोना को सोना नहीं बोला जाता है, इसको सुनहरा लिख के आएगा, सुनहरा रंग कहेगा कि सुनहरा का क्या होता है। और चांदी को चांदी नहीं रहेगा, रुपहला रहेगा, रुपहला, तो चांदी को रुपहला कहते हैं और सोना को सुनहरा कहते हैं। और अब इसको याद करना है तो मेरे भाई, मेरे मित्र, आप एक बार इसको देखो, एकदम कपार में लोड कर देंगे। हमने यहां पर लिखा है बी बी, तो इसको बीबी पढ़ जाओ, बी बी, बोलो बीबी, तो कहेंगे जी बीबी याद हो गया, बीबी। और इसको बीबी पढ़ो कि बीबी, और ROY को कहो रोय, रोय, यानी बीबी रोय, बीबी रोय। कहने का मतलब कि घर में जो धनिया हलन वो रोवे लगन, यानी बीबी रोए। तो समझदारी मेरे बच्चवा इसी में है कि साइड हो जाओ, और नहीं तो कखनी चंद्रमुखी ज्वालामुखी बन जाएगी, और जो बेलना रोटी पर आना चाहिए कखनी का पार पर उछल के चला आवेगा, कोई ठीक नहीं है। इसलिए साइड हो जाओ। कब? जब बीबी रोए तब, तब बीबी रोए जब, बीबी रोए जब, आपको याद हो रहा होगा, बीबी रोए जब, बीबी रोए जब, फिर से कर बोलो, बीबी रोए जब। तो बीबी रोए जब क्या करना चाहिए, तो भाग रे, भी को भाग पढ़ना, ग्रे को ग्रे पढ़ जाना, तो भाग रे, बीबी रोए जब भाग रे, बोलो एक बार, बीबी रोए जब भाग रे, बीबी रोए जब भाग रे, बीबी रोए जब भाग रे, बस याद हो गया। और फिर उसके बाद यहां 0 से स्टार्ट करना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो यही लिखा हुआ। अब जैसे ही थोड़ा से बोलेगा कि ग्रीन का कोड क्या होता है, तो उंगली पर गिन लेना। अच्छा, बीबी और रोए जब, बीबी रोए जब, और केमा नंबर पर आ रहा है तो 1 2 3 4 5 6, छठा पर आ रहा है, तो में से 1 घटा देना, क्योंकि स्टार्ट 0 से हो रहा है, तो इसका कोड हो जाएगा कितना 5। और यदि ब्लू का पूछे तो ब्लू का कितना हो जाएगा 6। तो बिल्कुल आपको याद हो रहा होगा कि बीबी रोए जब भाग रे, बीबी रोए जब भाग रे। थोड़ा सा बोलता कि बैगनी का कितना होगा, तो कहना कि रुका रुका, तो बीबी करवावे था, तो बीबी रोए जब भाग, भा भा, और यही भा है, यही भा है। तो गिनती करेंगे, केमा पर आ रहा है
तो 1 2 3 4 5 6 7 8वां पर आ रहा है, लेकिन स्टार्ट 0 से तो 7 हो जाएगा। इसका कोड कितना हो गया? 7। अब काहेला रो रहा था, तो रीजन नीचे लिखा हुआ। हमसे मांगा कि जो है ना, एकदम सिस्टर का शादी है, एक सोना का नेकलेस ला के दीजिए। हमने सोना का एक चैन ला के दिया, सोना का, सोना के लिए सोना का चैन ला के दिया। वो जो सोना थी ना, उसको सोना का चैन ला के दिया। तो सोना का चैन ला के दिया हमने, सोना का जो है कनवाली ला के दिया। लेकिन कुछ दिन के बाद पता चला ना कि 2-4 बार जब बरस मारा तो उजला होने लगा। क्या होने लगा? उजला। और अब जो है रोना धोना स्टार्ट करने लगी। तो हम थोड़ा सा मनाया कि हो सकता है कि चांदी दे दिया होगा, चलो सोना नहीं तो चांदी सही। तो वहां पे थोड़ा सा बीबी मान गई कि चलो तोरा सनेशन मंगरा के तो ठगिए सकता है दुकानदार ना, ठग दिया होगा। तो चलो मान गई कि चलो हम चांदिया पर मान जाते हैं। लेकिन 2-4 दिन के बाद और बरस मारी ना, तब पता चला कि रंगहीन हो गया। यानी उस सोना को हम सोना का झूठ बोल के सिखा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उजला हुआ, फिर चांदी बनकर रंगहीन हो गया। पहले सोना को सोना दिए, सोना को सोना दिए, फिर उजला होने लगा, फिर चांदी बन गया, और चांदी बन के क्या हो गया? रंगीन हो गया। और भैया जब इतना चीज तो होगा कि सोना देके फुसलाए थे, उजला हो गया, चांदी देके मनावे लगे, फिर रंगहीन हो गया, तो भाई बीवी तो रोने लगेगी ना। और जब इतना जब काम हो जाएगा तो रोना स्टार्ट कर दिया, और रोना स्टार्ट कर दिया तो वहां से साइड हो जाओ। नहीं तो जो कखनी जो है कड़ाही में चलने वाला छोलनी बेलना, कखनी कपार पर आएगा कोई ठीक नहीं है। वो सोना कखनी चंद्रमुखी से ज्वालामुखी बनेगी, कोई ठीक नहीं है। इसलिए साइड हो जाओ, है ना। तब बीबी रोए जब भाग रहे। चलो एक बार मन में एकदम डिस्प्ले पर जो आप देख रहे हैं मोबाइल को, चलो एक बार हम बंद करते हैं, एक बार अपने से गुनगुना तो कहे कि जी गुनगुना रहे, बीबी रोए जब भाग रहे। क्यों? तो उजला सोना चांदी होकर रंगीन हो गया। तो आपको याद हो गया होगा। और यदि याद हो गया तो अब यहाँ जो सवाल है, कहो कि अब लाले का नहीं मारेंगे, हम किसी चीज का भी मार सकते हैं। यदि यहाँ पे लाल के जगह पर नीला रहता तो कहते कि अच्छा अच्छा, जब ई वाला की बात कर रहा, ब्लू की बात कर रहा है। और याद रखना कि बी 3 बार स्टार्ट हुआ था, पहला ब्लैक फिर ब्राउन, पहला ब्लैक फिर ब्राउन, पहला ब्लैक फिर ब्राउन। और यहाँ जो बी है वो आपका ब्लू है, इस चीज को याद रखना। तो चलो एक सवाल के बहाने हमने आपको इतना याद करा दिया, और इस पर अब जितने भी सवाल आएंगे आप बना लेंगे। एक बार इसको आप, इस ट्रिक को आप, इस बात को जो एक बार कॉपी में लिख के एक बार मन से गुनगुना जाओगे ना, तो आपको सारे बतिये याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, हमें लगता है कि आप सीख पाए। अगला, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। बहुत बेहतर सवाल है मेरे भाई, बहुत बेहतर सवाल है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो आदर्श एमीटर की बात करें, आदर्श एमीटर, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध बात करें, प्रतिरोध, प्रतिरोध, और किसका? एमीटर का, एमीटर की बात करें, किसका बात करें? एमीटर का। तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। आदर्श की, आदर्श की यदि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध पूछे तो शून्य होगा। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध पूछे तो क्या जाएगा? शून्य हो जाएगा। लेकिन यदि आदर्श वोल्टमीटर पूछे, क्या पूछे? वोल्टमीटर। तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध पूछे ना कि आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा होता है। सॉरी, ये जो माइक है बेचारे भाग रहे है ना। अब ध्यान देना, तो आदर्श वोल्टमीटर पूछे तो अनंत मारना, और आदर्श एमीटर पूछे तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पूछ रहा है कि एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, आदर्श एमीटर का, तो बिल्कुल हम लोग शून्य मारेंगे। चलिए अगला सवाल, किरचॉफ के पहले नियम में संरक्षित होता है। बहुत लाजवाब सवाल है, बहुत बेहतर सवाल है। तो सबसे पहले तो जो है इसको हम टिक आउट नहीं करेंगे, हमने पहले बताया है कि सवाल भले आपको 9 दिख रहा है, लेकिन हमने आपको 36 सवाल बताया। सही से आप काउंट करो, आपने 36 सवालों का आंसर जाना, और वही हमने बताया था
आईएससी का मतलब यही होता है, केवल देख के बातों को याद कर लेना, रट लेना। आईएससी यह जो है कंपटीशन का माथा नहीं होता है। एक बात को सुनकर उसके इर्द गिर्द की सारी बातों को समझो, तब समझो कि आप साइंस का माथा से जानते हैं। और नहीं तो एकदम खाली रट लिया है तो भैया यार से खाली रट ले कि 2 अक्टूबर के गांधी जी का जन्म होने यार बस। लेकिन साइंस में 2 अक्टूबर के काहे जन्म होले, वो दिन कौन आले, कौन नक्षत्र आले, पूरा डिटेल निकालो तो वो साइंस है। लेकिन केवल डेट याद रखो तो आर्ट्स है, और आप पढ़ रहे हैं साइंस, इसलिए उसको सही से समझेंगे। अब समझना कि किरचॉफ जो वैज्ञानिक है, इसको नाम में बड़ा कंफ्यूजन है। कहीं कहीं किरकहॉफ, किरचॉफ अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन उस नाम से हमारा मतलब है नहीं। हम किरचॉफ के नाम से भी, किरचॉफ के नाम से जानेंगे, किरचॉफ के नाम से जानेंगे, कई नामों से जानेंगे। तो इन्होंने जो है वह विद्युत परिपथ के लिए, विद्युत परिपथ के लिए, विद्युत परिपथ के लिए, विद्युत परिपथ के लिए 2 नियम दिए। कितने नियम दिए? 2 नियम दिए। कितने नियम दिए मेरे भाई? 2 नियम। कितने नियम दिए? 2 नियम। विद्युत परिपथ के लिए कितने नियम दिए? 2 नियम। तो विद्युत परिपथ के लिए 2 नियम दिए। और 2 नियम में यदि बात करें तो जो पहला नियम जो है ना, इनका पहला नियम वो संधि नियम, संधि नियम, संधि नियम, जिसको इंग्लिश में जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और दूसरा का जो है वो बंद परिपथ का नियम है, बंद परिपथ, बंद परिपथ का नियम, बंद परिपथ का नियम। तो मेरे भाई, मेरे जिगर के छल्लो, याद रखना कि विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ ने 2 नियम दिया। कितने नियम दिया? 2। कितने नियम? 2 नियम। पहला नियम को हम लोग संधि नियम के नाम से जानते हैं, दूसरा नियम को बंद परिपथ के नियम से जानते हैं। बंद परिपथ का नियम, जिसको क्लोज सर्किट लॉ के नाम से भी हम लोग जानते हैं, है ना। इसको पार्श्व बंद परिपथ नियम के भी नाम से जानते हैं। तो बंद परिपथ नियम और पहला है संधि नियम। और यदि पहले नियम की बात किया जाए और संरक्षित बोला जाए कि कौन संरक्षित है, तो पहला नियम में संरक्षित होता है आवेश। पहला नियम में संरक्षित कौन होता है? आवेश। और दूसरे नियम में बात किया जाए तो ऊर्जा। दूसरे नियम में क्या? ऊर्जा। दूसरे नियम में क्या? ऊर्जा। तो दूसरे नियम में संरक्षित होता है ऊर्जा, और पहले नियम में संरक्षित होता है क्या? आवेश। पहले नियम में क्या संरक्षित होता है? आवेश। और दूसरे नियम में क्या होता है? ऊर्जा। तो चलिए, एक सवाल से हमने 3 सवालों का आंसर जाना। सबसे पहला सवाल आपसे हो पूछा कि विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ ने कितने नियम दिया? तो 2 नियम दिया। पहला नियम क्या कहलाता है? तो संधि नियम। दूसरा नियम क्या कहलाता है? बंद परिपथ का नियम। पहला नियम में कौन संरक्षित रहता है? आवेश। दूसरा नियम में कौन संरक्षित रहता है? ऊर्जा। तो यहाँ रखा है कि पहले नियम में कौन संरक्षित रहता है? तो पहला नियम में आवेश संरक्षित रहता है। ऑप्शन आपका ए है। चलिए, उसके आगे के सवाल हम जानते हैं कि सबसे अच्छा चालक कौन है? सबसे अच्छा चालक कौन है? चलो तू लोग सोच के बता, आप ही लोग पर छोड़ दिए। बता सबसे अच्छा चालक कौन है? तो कहे कि जी हमने जानते हैं सबसे अच्छा चालक लोहा हो जाएगा। तो बिल्कुल गलत। कहेगा कि जी ना सर, लोहा ना, लोहा ना, तांबा हो जाएगा। तो बिल्कुल गलत। कहे कि जी एल्युमिनियम, कहा कि बिजली के खंभा पर एल्युमिनियम होता है। तो बाबू बुलंदर गलती। सबसे बेहतर जो चालक है ना, वो चांदी है। चांदी है। इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, और बहुत कम होने की वजह से इससे करंट की प्रवाह ज्यादा होती है। तो यदि आप आगे चल के पैसे वाले बनते हो और चाहते हो कि हमारे घर में अच्छा खासा वोल्टेज आवित रहे हमेशा, तो चांदी के तार की वायरिंग करवा लिया, एकदम झकाझक चलतो। लेकिन हाँ, ध्यान रखिए, सुतिया ना, कहा कि नींद आ जात तो लोग सुतलो के बगल से भी हाथ मार दे हथन। अभी तो सुतल कखनी टोका कट के ओकरा ही चल जाता, कोई ठीक नहीं है ना। तो ऐसा काम नहीं, और हम लोग नहीं कर सकते। कहे कि जी अच्छा चालक है तो चांदी के लगाते क्यों नहीं है? तो नहीं लगा सकते ना, थोड़ा महंगा है ना, थोड़ा सा महंगा है। और ये भी विद्युत की चालकता के अनुसार हम लोग जाने तो सबसे जो अच्छा चालक होता है वो आपका, सबसे जो अच्छा चालक होता है, सबसे अच्छा चालक विद्युत की चालकता के अनुसार समझे तो सबसे जो अच्छा चालक होता है ना, वो चांदी होता है सबसे बेहतर। और एकरा पर से थोड़ा सा लो कैटेगरी का आता है तो वो कॉपर आता है। और फिर एकरा पर से लो कैटेगरी का आता है
एल्युमिनियम आता है। और अगर जो एक से सबसे लो आता है तो फिर उसके नीचे जाना ही नहीं, इसके नीचे जाने या न जाने से कोई है ही नहीं। तो सब श्रेष्ठ चालक चांदी होता है, उससे थोड़ा सा अच्छा चालक तांबा होता है, और उससे थोड़ा सा कम अच्छा चालक जो है एल्युमिनियम होता है, और फिर लोहा होता है। तो चले हमने ऐसे भी जाना। तो हमने कुल 10 सवालों को देखा। कितने सवालों को? 10। कितने सवालों को देखा? 10। लेकिन 10 नहीं, हमने 40 सवालों को बताया, हमने 45 सवालों को बताया, है ना। तो बहुत बेहतर तरीके से हमने आपको समझाया भी, बताया भी। तो यदि मेरे मित्र, मेरे भाई, आप कोई नए हो तो एक बार अंगूठा और अपने यार, दोस्त, हित, कुटुंब, गोतिया, नाया, साधु सड़ियान के बेटा बेटी सबके पास भेज दो, ताकि उसको भी समझ में आवे। और जैसा कि जो नए मेरे दोस्त होंगे, नए जो मेरे मित्र होंगे, नए जो मेरे भाई होंगे, नए जो भी हमारे होंगे, उसको एक बात समझ में आया होगा कि जी आपकी बताने के क्रम में आप कमेंटबाजी नहीं करते। तो बिल्कुल हम कमेंटबाजी नहीं करते, बिल्कुल मलाई पर फोकस करते हैं। नो बकवास, सीधी बात, नो बकवास, सीधी बात, और सीधी बात ही करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज तक इसको हम लोग इतना ही छोड़ते हैं। फिर 10 के बाद और 10 लेकर आएंगे, और उसी 10 के बहाने फिर हम लोग जो है 30-40 सवालों को देखेंगे। तो 40 इसमें और 40 उसमें, 80 सवालों को देखेंगे हम लोग केवल इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट से। और 80 सवाल जब देख लेंगे तो एग्जामिनर कितनों माथा घुमावे, पकड़ के खींच के निकालिए लेंगे ना, है ना। तो चलिए आज इतना ही छोड़ते हैं। तो जाते जाते एक बार जो है हाई वाला भेज दो, है ना। चलो ठीक, थैंक यू, आपका कीमती समय हमने लिया।